हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटेन का संविधान। एक अनूठा संविधान। आपके सिलेबस के अंदर चार संविधान है: अमेरिका का, ब्रिटेन का, जापान का और स्विट्जरलैंड का। और चारों संविधानों की अपनी एक अनूठी विशेषता है। चारों संविधानों का अपना एक अनूठा नेचर है। इसीलिए ये चारों संविधान हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हमें मोरलेस विश्व के अंदर जितने संविधान है उनकी एक झलक कहीं ना कहीं इन संविधानों से देखने को मिल जाती है। अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, अलग 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 प्रकार के प्रावधान जो है वो इन संविधानों के अंदर उल्लेखित है। और जब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन का संविधान अपने आप में एक विशिष्ट संविधान है। कैसे है वो अभी हम आगे शुरू करेंगे तब जब पता चलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एक छोटा सा अर्थ, ब्रिटेन एक ऐसा शब्द है जिससे हम लोग विशेषकर भारतीय भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अगर किसी ने शासन किया था, हम लंबे समय तक जिसके उपनिवेश रहे थे, वो देश है ब्रिटेन, है ना। एक ये ब्रिटेन शब्द जो है बहुत ही फेमिलियर है हम सबके लिए, हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन ये ब्रिटेन का तात्पर्य क्या है, इसको लेकर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग केवल इंग्लैंड का तात्पर्य ब्रिटेन से लगाते हैं। ब्रिटेन को यूके, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, द ग्रेट किंगडम भी कहा जाता है। कुछ लोग बोलचाल में इंग्लैंड के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में इंग्लैंड से ब्रिटेन नहीं है। खाली इंग्लैंड को समझना, इंग्लैंड को कहना, वो ब्रिटेन का तात्पर्य नहीं है। तो ब्रिटेन का मतलब क्या है? तो हम लोग बात करते हैं जिस यूनाइटेड किंगडम या जिस ग्रेट ब्रिटेन की बात हम लोग करते हैं, उसमें चार राज्य सम्मिलित हैं। सबसे पहला इंग्लैंड, दूसरी बात हम लोग करते हैं उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, तीसरी बात हम करते हैं स्कॉटलैंड और चौथी बात हम करते हैं वेल्स। तो ये जो चार राज्य हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन चारों को मिलकर जो बना है वो है द ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं। यूनाइटेड का मतलब संयुक्त। तो ये जो चार राज्य हैं, ये चार राज्य संयुक्त होकर जो बनता है वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और जो हम संविधान पढ़ रहे हैं, जो संविधान पढ़ने जा रहे हैं, वो इनमें से हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल इंग्लैंड का संविधान है या वो केवल उत्तरी आयरलैंड या स्कॉटलैंड या वेल्स का। हम लोग जो संविधान की बात कर रहे हैं वो ब्रिटेन के संविधान की बात कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोविजन जो है वो इन सब पर इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये एक विशेष बात जो हमारे ध्यान में रखने का कि ब्रिटेन का मतलब क्या है, चार राज्यों से मिलकर ब्रिटेन बना है। जब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि विश्व के अंदर जो सबसे प्राचीनतम संविधान है, सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वो ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। और विश्व का एक सबसे अनूठा संविधान भी है। सबसे अनूठा संविधान इस सेंस में कि इसके जो फीचर्स हैं, इसका जो नेचर है, वो फीचर और वो नेचर्स विश्व के दूसरे देशों से अलग है। कैसे है वो अभी हम जब इसके फीचर्स पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा। तो एक विश्व का अनूठा संविधान जिसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, जिसका अपना एक अलग नेचर है, जिसका अपना एक अलग फॉर्म है, तो उस रूप में ब्रिटिश संविधान हमारे सामने आता है। और जैसे हम कहते हैं कि ब्रिटेन को मदर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे वो संसद की जननी है, उसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो संविधान की भी जननी है। क्योंकि विश्व आज की तारीख में अगर हम बात करें तो विश्व के सभी देशों का अपना एक संविधान है ना। वो चाहे रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। और मोस्टली हम कहते हैं कि वो सब विश्व के सभी देशों के संविधान रिटन ही है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत पहले इवॉल्व हो रहा था, विकसित जो हम कहते हैं, एक विकास की अवस्था बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी थी। और अलग अलग स्टेजेस के अंदर, अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग काल में ब्रिटिश संविधान का स्वरूप निखरता गया और वो आज हमारे सामने एक पूर्ण संविधान के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। तो इसलिए हम क्या ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। मदर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर हम मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहें तो वो गलत नहीं होगा, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात।
अब ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को जानने से पहले एक बड़ा क्वेश्चन जो उभर कर आता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, डज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है। ये एक बड़ा सवाल कुछ राजनीतिक विद्वानों ने उठाया था, और इस सवाल को लेकर दो तर्क हम लोग बता सकते हैं, या दो ओपिनियन, तर्क नहीं, दो प्रकार की ओपिनियन इस क्वेश्चन को लेकर है। इस ओपिनियन का पहला जो एस्पेक्ट है वो कि कुछ स्कॉलर्स राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये माना कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो एक एस्पेक्ट क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसके अगेंस्ट में एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि नहीं, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के अंदर संविधान है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस को लेकर, उसके अस्तित्व को लेकर दिए जाते हैं। क्या है ये आर्ग्यूमेंट और क्यों है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो पहला आर्ग्यूमेंट लेते हैं जिसमें ये कहा जाता है कुछ स्कॉलर्स के द्वारा कि संविधान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं ब्रिटेन के अंदर। और इसके अंदर कुछ नाम अगर हम काउंट करें तो डी टॉकविले, थॉमस पेन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये तीन ऐसे नाम मुख्य तौर पर हम ले सकते हैं जिनका ये कहना है कि ब्रिटेन के अंदर संविधान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। इसमें अगर हम इनके वक्तव्य, इनके कोटेशन या इनकी ओपिनियन की बात करें तो ये जो बात, जो अभी हेडिंग हमने कही, ये हेडिंग डी टॉकविले की है। डी टॉकविले साफ कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है वो डी टॉकविले का। दूसरी बात जब हम करते हैं, थॉमस पेन एक अमेरिकन विद्वान हुए हैं और उन्होंने कहा कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है। अब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित का मतलब शो करने से है ना। शो करने का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी एक बुक के फॉर्म में होता है और हम उसको शो कर सकते हैं कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक संविधान है। लेकिन ब्रिटिश संविधान तो कहीं पर शो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रिटन नहीं है, वो अनरिटन है। इसीलिए थॉमस पेन जैसे विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है, उन स्टेटमेंट से हमने ये कहने की कोशिश की कि कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। इन स्कॉलर्स या इन कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जितने भी स्कॉलर्स आते हैं उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि क्यों ब्रिटेन में संविधान जैसी वस्तु नहीं है। पहला आर्ग्यूमेंट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है उसका निर्माण ही नहीं हुआ है। जैसे जहां पर भी संविधान बना है, जैसे इंडिया के अंदर तो एक संविधान सभा थी, उसने संविधान बनाया। जैसे हम अमेरिका में बात करते हैं तो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां का संविधान बना। तो ब्रिटेन के अंदर ऐसी कोई संविधान निर्मात्री सभा थी ही नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ही नहीं जो कि वहां का संविधान बनाए। इसलिए ब्रिटेन के अंदर संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये विद्वान ये देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा रिटन होता है, लिखित होता है। ब्रिटेन के अंदर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो लेक ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट के कारण ब्रिटेन के अंदर हम संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं बता सकते। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि ब्रिटेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसके लॉज को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। जबकि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे देश की व्यवस्था का, शासन का संचालन करने के लिए नियमों का होना। लेकिन वहां पर ब्रिटेन के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से नियमों को परिवर्तित कर दिया जाता है। और तो जब फ्लेक्सिबल तरीके से नियम बदल दिए जाते हैं, इसका मतलब ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। इसलिए ब्रिटेन के अंदर कोई संविधान जैसी वस्तु नहीं है। और चौथी बात जो इस आर्ग्यूमेंट के समर्थक लोग हैं वो ये कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है और पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लॉ को बना भी सकती है, उनको समाप्त भी कर सकती है, उनको किसी भी फॉर्म में भी ला सकती है। तो वहां संवैधानिक सर्वोच्चता है ही नहीं।
सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात की जाती है वो ब्रिटेन में देखने को ही नहीं मिलती है, वहां सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो चार आर्ग्यूमेंट है, इन चार आर्ग्यूमेंट के बेस पर यह कहा जाता है कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन जब हम दूसरे आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं जो कि सही है, एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि नहीं, ब्रिटेन के अंदर एक संविधान है। और जब इस आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने इसको प्रूव किया, उसमें हम मुनरो का नाम ले सकते हैं, उनमें हम जेनिंग्स का नाम ले सकते हैं, ब्राइस का नाम ले सकते हैं, फाइनर का नाम ले सकते हैं। इन विद्वानों ने कहा है कि नहीं, ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे मुनरो का अगर एक स्टेटमेंट हम देखें तो मुनरो क्या कहता है कि यह एक दस्तावेज नहीं है, इट्स नॉट ए डॉक्यूमेंट, बल्कि सैकड़ों दस्तावेजों का संग्रह है। इट्स ए कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे दस्तावेजों का ये कलेक्शन है। ये एक स्रोत नहीं है, मतलब ब्रिटिश संविधान अपने आप में एक सोर्स नहीं है, बल्कि ये एन नंबर ऑफ सोर्सेस से बना हुआ एक कलेक्शन है। तो मुनरो ने इस तरह से अपनी बात को कही थी। इसी तरह से ब्राइस की अगर हम बात करें तो ब्राइस ये कहते हैं कि जिस समय डी टॉकविले ने कहा था कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, उस समय भी ब्रिटेन के अंदर संविधान विद्यमान था, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट हम लोग इस आर्ग्यूमेंट के संबंध में पहले देखने की कोशिश करते हैं। अब इन लोगों ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए कि ब्रिटेन के अंदर संविधान है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि संविधान जहां पर भी हो वो रिटन फॉर्म में ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस लिखित हो, जरूरी नहीं है अनरिटन फॉर्म में जैसे कि ब्रिटेन के अंदर प्रचलित है वहां पर भी संविधान पाया जा सकता है। तो पहला कहने का मतलब कि रिटन फॉर्म का होना जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। इट मींस कि ब्रिटेन के अंदर जो संविधान है अगर उसमें रिटन फॉर्म नहीं है, अगर वो अनरिटन है, तब भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया है इन स्कॉलर्स ने कि जरूरी नहीं है कि किसी भी संविधान का निर्माण हो और वो निर्माण कोई असेंबली या कोई बॉडी के द्वारा किया जाए, किसी भी निकाय या किसी भी सभा के द्वारा किया जाए, जरूरी नहीं है। संविधान विकास का भी परिणाम हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन के अंदर 1600 वर्षों के इतिहास के अंदर समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग रूपों में डेवलपमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। तो ये एक विकास का परिणाम है। संविधान की अस्तित्व में विकास का भी अपना योगदान होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन का संविधान एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसलिए भी हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, विकास के आधार पर ब्रिटेन के अंदर भी संविधान अस्तित्व में है। तीसरी बात, किसी भी राज्य के अंदर जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान का मतलब शासन, उस राज्य के नागरिक, संस्थाओं, इन सब को संचालित करने वाले नियम, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, उनका प्रेजेंस जो कि उस देश के सिस्टम को रन करता है। अगर ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ब्रिटेन के अंदर भी इस प्रकार के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस मौजूद हैं जो ब्रिटिश राज व्यवस्था को, ब्रिटिश नागरिकों के जीवन को संचालित करते हैं। भले ही वो रिटन फॉर्म में ना हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस ये प्रूव करती है कि ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। और चौथी और अंतिम बात, जो अंतिम आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कि ब्रिटिश लोग जो कि स्वभाव से रूढ़िवादी हैं, है ना, उन लोगों ने इन नियमों को, जो कि रिटन फॉर्म में नहीं है, जो कि कन्वेंशन के बेसिस पे चले आ रहे हैं, ट्रेडिशन के बेसिस पे चले आ रहे हैं, उन नियमों को ब्रिटिश लोगों ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है ना। और उसी एक्सेप्टेंस के आधार पर सदियों से ब्रिटेन के अंदर संविधान का संचालन अलिखित रूप से संचालित किया जा रहा है। तो ये जो चार आर्ग्यूमेंट है ये प्रूव करते हैं कि जिन विद्वानों ने, जिन स्कॉलर्स ने ब्रिटेन में संविधान नहीं होने की बात कही, उनका आर्ग्यूमेंट गलत था। वास्तव में ब्रिटेन में संविधान है। तो ये पहला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने देखा कि क्या ब्रिटेन में संविधान है, डज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट। तो हाँ, हम फाइनली क्या कह सकते हैं, यस, ब्रिटेन के अंदर संविधान नाम की वस्तु है। ठीक है। अब दूसरी बात जिस पर मैंने कहा कि आपके जो सिलेबस में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनके फीचर्स को लेकर प्रश्न बनता है,
तो हम एक बात करेंगे अब कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग बता सकते हैं, ये एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक विकसित संविधान है। विकसित संविधान का मतलब क्या होता है? ऐसा संविधान जिसको एक समय विशेष पर नहीं बनाया जाता है, बल्कि उस संविधान के अंदर जितने भी प्रोविजन है वो समय की, परिस्थितियों की, आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप अस्तित्व में आते हैं। तो ऐसा संविधान जो समय, आवश्यकता, परिस्थितियों के अनुरूप नए प्रावधानों को अपने अंदर समाहित करता है, ट्रेडिशंस और कन्वेंशन के रूप में, ऐसे संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। ब्रिटेन का संविधान भी एक विकसित संविधान है। एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है लियो स्ट्रेची। लियो स्ट्रेची ने इसीलिए कहा है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इट्स ए चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट। संयोग का मतलब क्या होता है? अचानक, जब जैसे ही जरूरत पड़ी वैसे ही शासन को चलाने के लिए किसी नए नियम, किसी नई परंपरा की शुरुआत कर दी गई। तो आज वर्तमान में ब्रिटिश संविधान के अंदर जिन जिन नियमों, प्रावधानों की बात हम करते हैं, वो एक साथ एक समय पर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि समय और आवश्यकताओं के अनुरूप वो अपने आप जनरेट हुए हैं और उसके बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनको एक्सेप्टेंस दी है लोगों ने और वो एग्जीक्यूट किए गए हैं। चाहे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या बाई कैमरल पार्लियामेंट की बात हो, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री के पद की बात हो, ये सब बनाए नहीं गए हैं। ये सब आवश्यकता के अनुरूप विकसित हुए हैं और समय के साथ साथ इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है, इनमें बदलाव आए हैं, इनकी शक्तियां समय के साथ विकसित हुई है, इनका स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ है। तो इसलिए हम पूरे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? ये एक विकसित संविधान है। दूसरी विशेषता की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेजरली, मुख्य तौर पर वो एक अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा संविधान जिसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो लिखे हुए नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान भी ज्यादातर उसके जो प्रोविजंस है वो लिखे हुए नहीं है, वो अनरिटन है। और जो जहां पर लिखा हुआ नहीं होता है वो प्रोविजंस चलते कैसे? वो कस्टम के बेस पे चलते हैं, वो ट्रेडिशन के बेस पे चलते हैं, वो कन्वेंशन के बेस पे चलते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान भी अभिसमयों, रूढ़ियों, प्रथाओं पर आधारित है। और ये अभिसमय, रूढ़ियां और प्रथाएं एक प्रकार से संवैधानिक परंपराओं का रूप ले चुके हैं। जैसे हम कहते हैं ना, परंपरा क्या होती है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होती है। जो ओल्ड जनरेशन होती है वो न्यू जनरेशन को बताती है कि देखो ये हमारा सोसाइटी का एनवायरमेंट है और इस एनवायरमेंट में हमको इस तरह का बिहेवियर करना है। तो जैसे ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होती है, हस्तांतरित होती है, उसी तरह से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जितने भी जो प्रोविजंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं ट्रेडिशंस के रूप में। तो जो पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो संवैधानिक परंपराओं और संवैधानिक व्यवहारों के आधार पर शासित होता है। केवल एक छोटा सा टाइम पीरियड ऐसा है 1653 से 1660, 1653 से 1660 तक का जो 6-7 साल का समय है, उस समय ब्रिटेन में क्रोमवेल वंश का शासन था। और क्रोमवेल वंश में वहां पर रिटन राजपत्र के द्वारा शासन संचालित किया गया। तो ये अगर टाइम पीरियड निकाल दे जहां पर लिखित दस्तावेज के आधार पर शासन हुआ था, इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर पूरा शासन जो है वो इन्हीं कन्वेंशन, ट्रेडिशंस और कस्टम्स के ऊपर आधारित रहा है। और यहां तक कि ब्रिटेन के अंदर जब क्राइसिस भी आया है, चाहे 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हो या हम बाद में करें कि 20th सेंचुरी के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर या जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, इन सब क्राइसिस के दौरान भी ब्रिटेन के लोगों ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि हम एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी अच्छी तरह से शासन संचालन कर सकते हैं। वो लोग थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल ज्यादा है, इसीलिए प्रैक्टिस में वो अपने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्मूथली गति प्रदान करते हैं, उसके अनुसार अपने आप को शासित करते हैं। तो ये दूसरी विशेषता, अलिखित संविधान। तीसरी विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिटन फॉर्म्स भी हैं।
ज्यादातर तो हम उसको, ब्रिटेन के संविधान को हमने क्या कहा, विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान है। ये ब्रिटिश संविधान के बारे में एक अनूठी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन इस अलिखित संविधान में भी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो रिटन है, जिनको लिखित कहा जा सकता है। अलिखित होते हुए भी इसका जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो लिखित है। समय समय पर कुछ ऐसे नियम बने हैं जो इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए। जैसे 1215 में एक मैग्ना कार्टा के नाम से अधिकार पत्र आया था। इसी प्रकार 1689 में बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र आया था। 1701 के अंदर एक व्यवस्था एक्ट आया था। 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन आया था। उसी तरह से 1911 और 1949 के अंदर पार्लियामेंट्री एक्ट बने थे। 1958 और 1963 के अंदर पार्लियामेंट से जुड़े हुए पियरेज एक्ट बने थे। तो ये जितने भी जो रिटर्न है, रिटर्न फॉर्म में जो जितने भी कानून बने हैं, ये ब्रिटिश संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होते हुए भी उसके अंदर बहुत सारी बातें जो हैं वो रिटर्न फॉर्म में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला फीचर हम बता सकते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लचीला संविधान है। और लचीले संविधान का मतलब क्या है? किसी भी संविधान में परिवर्तन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो बहुत उसको परिवर्तित करने के लिए बहुत रिजिड प्रोसेस अपनाया जाता है, उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के में बहुत इजी प्रोसेस होता है ना, वहां पर ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बनाने, उसको चेंज करने का प्रोसेस सिमिलर होता है, उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान कहते हैं। ब्रिटेन के संविधान को भी विश्व का सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी परिवर्तन, इसको चेंज करने की, इसको अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल है। वहां पर पार्लियामेंट जिस तरह से ऑर्डिनरी लॉ बनाती है, साधारण कानून बनाती है, उसी तरह से वो संवैधानिक कानूनों का भी ट्रीटमेंट करती है। संसद इस मामले में सुप्रीम है कि वो किसी भी संविधान से जुड़े हुए किसी भी परंपरा को समाप्त करने की बात कर सकती है, किसी नए कानून का निर्माण कर सकती है, या किसी प्रचलित कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो ये जो सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, वो सुप्रीमेसी और उसको बदलने का जो प्रोसेस है, वो दोनों मिलकर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में लाते हैं। इसीलिए लॉर्ड ब्राइस जैसे जो विद्वान हुए वो क्या कहते हैं कि संवैधानिक ढांचे पर हमला किए बगैर संविधान को आवश्यकता अनुसार खींचा और मोड़ा जा सकता है। मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है कि कभी भी आवश्यकता के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे खास बात क्या है कि अनरिटन होने के बावजूद और फ्लेक्सिबल होने के बावजूद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने आज दिन तक ब्रिटेन के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है उसको कभी भी जन्म नहीं दिया है। मतलब लचीला और अलिखित होने के बावजूद ब्रिटिश राज व्यवस्था में कभी भी अस्थिरता और गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये एक और विशेषता लचीले संविधान के रूप में। फिर एक अगली बात हम बता सकते हैं, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहां पर शासन की शक्तियां एक केंद्र के अंदर निवास करती है ना। जैसे आप लोगों ने भारत और अमेरिका के बारे में पढ़ा था, हम फेडरल स्ट्रक्चर हैं, हमारे यहाँ पर संविधान ने शक्तियों का विभाजन किया है, दोहरी सरकार है, एक केंद्र के स्तर पर, दूसरी यूनिट्स के स्तर पर। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट यूनिटरी सिस्टम होता है, जहां पर पूरे राज्य, पूरे देश की शासन व्यवस्था एक केंद्र के द्वारा संचालित की जाती है। ब्रिटेन के अंदर भी हम हम बता सकते हैं कि वहां पर एक केंद्र सरकार है जिसके पास सारी पावर्स, गवर्नेंस की पावर्स सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत है, और वो लंदन में स्थित वो सरकार जो है पूरे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। वहां पर किसी भी प्रकार का डिवीजन ऑफ पावर, सब विषयों का विभाजन संविधान के द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि वहां पर लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय हैं, लेकिन वो स्थानीय निकाय भी संविधान से नहीं बल्कि संसद से अपनी पावर्स को, अपने स्ट्रक्चर को प्राप्त करते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री लॉज के द्वारा वहां तय किया गया है कि वहां पर लोकल बॉडीज किस तरह की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तय नहीं किया गया है। तो ये जो बात है वो ये प्रूव करती है कि ब्रिटेन के अंदर जो है एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम है, वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, वहां ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
मोनार्की की बात करता है, संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है। अब हालांकि ब्रिटेन के अंदर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद वहां पर राज्य का मुखिया जो है वो राजा, सम्राट या साम्राज्ञी को बनाया गया है। क्वीन, क्वीन वहां पर हेड ऑफ द स्टेट है ना। और जब हेड ऑफ द स्टेट क्वीन या राजतंत्र की हम बात करते हैं तो राजतंत्र वंश परंपरा के आधार पर बनता है। वहां पर इलेक्टेड नहीं होता, नॉमिनेशन नहीं होता है, बल्कि वंश परंपरा के आधार पर शासन का उत्तराधिकारी तय होता है। तो ब्रिटेन के अंदर जो मुखिया है वो राजा या साम्राज्ञी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसको संविधान ने मान्यता दी है, इसलिए हम उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि शासन की सारी शक्तियां सम्राट या साम्राज्ञी के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। उस पद को, राजपद को शक्ति शून्य बनाया गया है। इसलिए ब्रिटेन के लिए यह कहा जाता है कि वहां राजा राज करता है, शासन नहीं करता, क्योंकि शासन कौन करेगा, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। तो इस रूप में हम कह रहे हैं कि वहां पर संवैधानिक तौर पर राजा है, लेकिन वो सीमित शक्तियों का प्रयोग करता है। तो एक तरफ तो वहां डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वहां पर राजा को मुखिया बनाया गया है। उसके पीछे रीजंस क्या है, तो हम कारण बता सकते हैं कि ब्रिटिश लोग स्वभाव से रूढ़िवादी हैं, है ना, कंजर्वेटिव है। और रूढ़िवादी होने के कारण वो अपना जो पुराना सिस्टम है उसमें चेंज नहीं चाहते हैं। वो अपने प्राचीन जो एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाए रखना चाहते हैं। और ब्रिटेन में राजपद भी इसी प्रकार का एक प्राचीन इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन को मॉडिफाई करके करंट सिचुएशन के साथ उसको कोऑर्डिनेट करते हुए उसको बनाया गया है। आज वहां पर भले ही राजा मुखिया है, राजपद को, क्राउन को मुखिया बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो डेमोक्रेसी के अंदर या जो डेमोक्रेटिक पार्ट है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये जो राजतंत्र है वो ब्रिटिश संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक अलग विशेषता है। नेक्स्ट, अगले फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, संसदात्मक व्यवस्था। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्व के अंदर मदर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर किसी को कहा जाता है तो वो ब्रिटेन है ना। और जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं कि दोहरी प्रकार की कार्यपालिका होती है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल और एक रियल। ब्रिटेन के अंदर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, सम्राट, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम की लीडरशिप वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। और पीएम और उस पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण उसी लेजिस्लेचर से होता है। पूरी रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो कलेक्टिव तौर पर रेस्पॉन्सिबल होती है वहां की पार्लियामेंट के अगेंस्ट। नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ पीएम और उसकी कैबिनेट को पहले भी हटाया जा सकता है। और वहां पर भी पीएम जो है वो अगर उनको नो कॉन्फिडेंस के द्वारा हटा दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, तो वो लोअर हाउस को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी फीचर्स ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो अगला फीचर हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के, जिसको हम कहते हैं संसदीय सर्वोच्चता। ये एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। किसी भी देश के अंदर या तो संविधान सर्वोच्च होता है या फिर वहां पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है ना। संविधान सर्वोच्च है, इसका मतलब सभी लोग संविधान के जो कानून है उसके अधीन हो जाते हैं, है ना। चाहे वो राजा हो, चाहे शासक हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसको संवैधानिक सर्वोच्चता की श्रेणी में हम ले सकते हैं। और संसदीय सर्वोच्चता का मतलब क्या है कि किसी भी राज्य के अंदर जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकती है। तो यहां पर ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की गई है, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। और ब्रिटेन में संसद के पास अनलिमिटेड पावर से असीम शक्ति है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में यह कहा जाता है कि एक कोटेशन है कि वो जेंडर चेंज करने के अलावा, यानी कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। मतलब वो संवैधानिक कानूनों का भी निर्माण कर सकती है, साधारण कानूनों का भी निर्माण कर सकती है। उनको प्रीवियस पीरियड से, मतलब ये आप ब्रिटेन के अंदर बहुत अनूठी बात है कि जैसे आज 22 जनवरी 2021 को कोई कानून बन रहा है,
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तो उसको 2018, 2000, क्लास चालू रही से भी लागू कर सकती है। तो को किया गया है कानून बनाने के लिए क्षेत्र में, कानूनों के संशोधन के क्षेत्र में। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। और इसको एक और लॉजिक से हम करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, ना तो उन कानूनों पर कार्यपालिका को वीटो पावर है, जैसे कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को है, भारत के अंदर राष्ट्रपति को है, वीटो के माध्यम से वो संसद के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। ऐसा कोई वीटो पावर ब्रिटेन के अंदर नहीं है। और ना ही वहां पर जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का राइट है कि न्यायिक पुनरावलोकन के तहत वो किसी भी कानून को असंवैधानिक या इलीगल भी घोषित नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो बना दिया, जिस तरह से उसको डिजाइन कर दिया, वो फाइनल है। तो ये चीजें प्रूव करती है कि ब्रिटेन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या संसदीय सर्वोच्चता है, जो कि वहां के संविधान को एक विशिष्टता प्रदान करती है। अगले फीचर की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को अपनाया गया है। विधि के शासन, विधि का मतलब होता है लॉ, कानून, कानून का शासन। और अगर सुप्रीम अगर कोई है तो वो है कानून। एक विद्वान हुए हैं डाइसी, और उन्होंने इस कानून के शासन को अच्छी तरीके से रेखांकित किया है। 3 अर्थ उन्होंने बताए हैं कानून के शासन के, जो ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, ब्रिटेन के अंदर विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वव्यापी है। विधि कौन बना रहा है? अभी हमने कहा विधि बनाने का काम पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया, यहां तक कि सम्राट भी उस कानून को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उस कानून की अवमानना नहीं कर सकता। आम नागरिक, कोई भी पद, कोई भी पदाधिकारी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। पूरे ब्रिटेन के अंदर कानून जो है वो मुख्य तौर पर प्रभावी स्थिति में अपनी भूमिका निभाता है। तो विधि की सर्वोच्चता है वहां पर, व्यक्ति या पद की सर्वोच्चता नहीं है। दूसरी बात, विधि सार्वभौमिक है और सभी पर समान रूप से लागू होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ा पदाधिकारी है, कोई छोटा पदाधिकारी है, आम व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, सभी के ऊपर विधि समान रूप से लागू होती है। किसी को भी किसी प्रकार का प्रिविलेज, विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कानून की नजर में सब समान है, सभी को एक नजर से देखा जाता है। तो ये विधि के शासन का दूसरा स्वरूप जो ब्रिटेन में देखने को मिलता है संविधान के तहत। और तीसरी बात जो हम लोग कह सकते हैं, इसी विधि के तहत सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। जितनी भी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, उन नागरिक स्वतंत्रताओं को विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। विधि के तहत कोई आम व्यक्ति है या किसी ग्रुप का है या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो इक्वल अगेंस्ट लॉ, कानून के समक्ष समान माना गया है और उसके समान, कानून के समक्ष उसको समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये विधि का शासन जो ब्रिटेन में देखने को मिलता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। नेक्स्ट, अगली विशेषता हम बता सकते हैं ब्रिटेन के संविधान की कन्वेंशन, अभिसमय। अभिसमय का मतलब, जैसे अभी हमने कहा था, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखित नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं होता है वो कन्वेंशन बेस्ड होता है। अभिसमय, अभिसमय का मतलब क्या है? आपका एक पूरा टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में उसको बता देता हूं। अभिसमय का मतलब होता है कस्टम्स, ट्रेडिशंस या जितने भी जो समाज की जो मान्यताएं हैं, जो बिलीव्स हैं, जो समाज में चल रही हैं, जब उनके बेस पर, जो कि रिटर्न नहीं है ना, जो कि ट्रेडिशन के रूप में चल रही हैं, उनके बेस पर जब शासन का संचालन किया जाता है तो उनको कन्वेंशन कहा जाता है। लो, जिसको हम लो या कानून कहते हैं, वो रिटर्न होता है, उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है। लेकिन जब हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशन के पीछे बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो ट्रेडिशन के बेस पर चला आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो इन कन्वेंशंस पर आधारित है, ट्रेडिशंस पर, कस्टम्स पर या बिलीफ्स पर आधारित है, और उनकी वैल्यू उतनी ही है जितनी की एक रिटर्न लॉ की होती है। एक लिखित कानून का जितना महत्व है, उतना ही महत्व ब्रिटेन के अंदर अभिसमयों का भी है। और ये अभिसमय सम्राट से जुड़े हुए हैं, संसद से जुड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब शासन के हर महत्वपूर्ण पक्ष से जुड़े हुए हैं ये अभिसमय,
किसके बारे में क्या प्रथा है, किसके बारे में क्या परंपराएं हैं, और उसी के अनुसार उस सिस्टम का संचालन हो रहा है। तो इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि अभिसमय ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम की जितने भी प्रोसेस हैं, जो उसका सिस्टम है, उसको डिटरमाइन करने का, उनको निर्धारित इन अभिसमयों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर कि वहां पर अभिसमयों का एक विशेष महत्व है। नेक्स्ट, अगले फीचर की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। सिद्धांत और व्यवहार के अंतर का मतलब क्या है कि थ्योरेटिकली जो कहा जा रहा है वास्तव में प्रैक्टिस में वैसा नहीं है। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले एक दो स्कॉलर हुए हैं, ऑग और जिंक। वो क्या कहते हैं कि हर देश के अंदर, कि हर राज्य व्यवस्था के अंदर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर यह बहुत ज्यादा है। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ही व्यापक तौर पर देखने को मिलते हैं। 3 एरियाज हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉवरेनिटी की अगर बात करें तो ब्रिटेन के अंदर सम्राट को सबसे ज्यादा पावरफुल शासन की सारी शक्तियां सौंपी गई हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद सम्राट सारी शक्तियों को सारी शक्तियां सम्राट के पद में निहित की गई है, लेकिन उसके बावजूद उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। तो एक तो ये सैद्धांतिक और व्यवहार में कि कहने को राजा सब कुछ है, सम्राट साम्राज्य सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जैसे अभी हमने कहा, पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। संसद को कानून बनाने की असीमित शक्ति है। संसद संवैधानिक कानून निर्माण में भी असीमित अधिकार का प्रयोग करती है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद उस पार्लियामेंट पर नियंत्रण किसका है या निर्देशन किसका है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का। यहां तक कि हम यह भी कह सकते हैं कि जनता भी संसद को नियंत्रित करने का काम करती है। तो कहने को संसद की सुप्रीमेसी है सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन व्यवहार में संसद के ऊपर नियंत्रण जनता का है, और वो संसद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के निर्देशन या मार्गदर्शन में काम करती है। तो ये एक और डिफरेंस हमको देखने को मिला है। तीसरी बात, वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक अंतर देखने को मिलता है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, मॉन्टेस्क्यू ने जब ब्रिटेन की यात्रा की तो वहां के सिस्टम को देखकर सेपरेशन ऑफ पावर का थ्योरी उन्होंने दी थी कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या देखा था कि ब्रिटेन में कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, कानून को एग्जीक्यूट करने का काम प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, और कानून को डिफेंड करने का काम जो है वो जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। तो देखने में ये सही है कि ब्रिटेन में इस प्रकार की सैद्धांतिक व्यवस्था है, देखने में वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर नजर आता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो ये तीनों ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कानून बनाने का काम संसद करती है, लेकिन जैसे अभी हमने कहा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का नियंत्रण, तो संसद केवल सेपरेट होकर ये काम नहीं कर रही है, उसके ऊपर किसका नियंत्रण है, किसका निर्देशन है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट एग्जीक्यूटिव का। इसी तरह से लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है? पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन वो कलेक्टिव तौर पर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। मतलब यहां पर भी हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव सेपरेट नहीं है। तो दिखने में वहां पर लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन वास्तव में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी ब्रिटेन के अंदर अप्लाई नहीं की जा सकती। तो ये तीसरा एरिया है जहां पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सैद्धांतिक और व्यावहारिक तौर पर अंतर मिलता है। नेक्स्ट, अगला फीचर हम बता सकते हैं, वहां पर द्विदलीय प्रधान व्यवस्था है। यहां देखिए प्रधान शब्द बीच में जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने इंडिया के बारे में पढ़ा था, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। आजादी के बाद से हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक पार्टी डोमिनेट रही है एक लंबे समय तक, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटेन के अंदर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर भी बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन शुरू से ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 2 दलों का वर्चस्व रहा है। इसीलिए उनके पार्टी सिस्टम को हम द्विदलीय प्रधान व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद वहां पर द्विदलीय प्रधान व्यवस्था है। शुरू में वहां पर 2 दल बहुत जनता में अपना वर्चस्व रखते थे। एक को कैवेलियर्स कहा जाता था, दूसरे को राउंड हेड्स कहते थे। उसके बाद ये नेचर चेंज हुआ, अगेन वहां पर 2 दलों का प्रभाव आया, एक को टोरी कहा गया और दूसरे को व्हिग कहा गया।
इनका भी इंपैक्ट कम हुआ। अगेन दो पार्टी इमर्ज हुई, एक कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा लिबरल पार्टी। और अभी अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो अब वर्तमान में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर दो पार्टियों का वर्चस्व है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी। तो ये द्विदलीय व्यवस्था शुरू से अमेरिका के अंदर द्विदलीय प्रधान व्यवस्था वहां पर देखने को मिली है। हालांकि दूसरे दल हैं लेकिन वो जनता के अंदर उतना प्रभाव नहीं जमा पाए हैं। और ये द्विदलीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के अंदर वो बहुत ही स्ट्रांग है। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्टी सिस्टम जो है वो संगठित भी है और सशक्त भी है। और इसी संगठन और सशक्तता के आधार पर वो ब्रिटिश राज व्यवस्था को संचालित कर रही है। तो ये एक अगली विशेषता, द्विदलीय प्रधान व्यवस्था। नेक्स्ट अगली बात हम कर सकते हैं, ब्रिटिश संविधान जो वो है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मिश्रित संविधान है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर आपके सामने तीन अलग अलग व्यवस्थाओं का जिक्र इस विशेषता के अंदर करूंगा। सबसे पहले मोनार्की, राजतंत्र। ब्रिटेन के अंदर शासन का मुखिया कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक देखा था, संवैधानिक प्रधान वहां पर सम्राट साम्राज्ञी के पद को बनाया गया है। और ये पद जो है वो वंशानुगत आधार पर तय होता है। राजतंत्र का जो पद है वो वंशानुगत आधार पर तय हो रहा है। तो एक तरफ वहां पर राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र के साथ साथ दूसरी तरफ वहां पर एरिस्टोक्रेसी भी है, वहां पर कुलीन तंत्र भी है। जो जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में वहां पर जो अपर हाउस है जिसको लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा में बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो परिवार के आधार पर मेंबरशिप प्राप्त करते हैं। अभी जिनको पियर कहा जाता है ना, वंशानुगत पियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं अभी लोकसभा का पियर, तो मेरे बाद मेरे परिवार का बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा। तो ये जो विशेषता है वो कुलीन तंत्र को रिफ्लेक्ट करती है। तो एक तरफ राजतंत्र है, राजतंत्र के साथ साथ वहां पर कुलीन तंत्र को भी अपनाया गया है, और कुलीन तंत्र के साथ साथ वहां पर प्रजातंत्र को भी अपनाया गया है, डेमोक्रेसी को भी एक्सेप्ट किया गया है। और डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने का एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हम दे सकते हैं कि वहां पर पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है और शासन का संचालन करती है। तो तीन व्यवस्थाएं हैं वहां पर राजतंत्र भी है, वहां पर कुलीन तंत्र भी है और वहां पर प्रजातंत्र भी है। और इन तीनों के अंदर बैलेंस किया गया है और बैलेंस करके ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को फ्रेम किया गया है, उसकी संरचना को निर्धारित किया गया है। तो इस रूप में हम क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है या एक मिश्रित संविधान है। नेक्स्ट अगली विशेषता हम बता सकते हैं नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी जिसको हम कह रहे हैं। हालांकि जैसा आपने भारत के अंदर पढ़ा था, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया है, एक पूरा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट करके डाले गए। तो एक प्रकार से संवैधानिक हिस्सा है मौलिक अधिकार। भारत और अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के अंदर उस तरह से मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान से समझना, जिस तरह से विशेष प्रावधान करते हुए लिखित संविधानों में यथा जैसे कि भारत या अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है संविधान में, वैसा कोई अलग से विशेष प्रावधान ब्रिटेन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री लॉज या जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है लाइक मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स या पार्लियामेंट के जो कॉमन लॉज हैं, उन सब के द्वारा वहां पर नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन या पार्लियामेंट्री लॉज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि सरकार का दायरा क्या होगा और नागरिकों के जीवन में सरकार किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है और नागरिकों को किस तरह की लिबर्टी प्रदान प्राप्त है। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो पार्लियामेंट्री लॉज या कॉमन लॉज या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से डिसाइड हो रहे हैं। इस बेस पर हम क्या कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर सिविल लिबर्टी है। और इस सिविल लिबर्टी को रूल ऑफ लॉ, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, विधि के शासन के द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो कानून उन्हें समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। सभी के नागरिक स्वतंत्रताएं विधि के द्वारा सुरक्षित की गई है संविधान के तहत। तो कहने का मतलब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन
एक हद तक नागरिक स्वतंत्रताओं की भी बात करता है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का योगदान। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि जब संविधान अलिखित होता है, कन्वेंशन और ट्रेडिशन पर आधारित होता है, तो एक एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, एक अवसर उत्पन्न होता है जहां पर न्यायपालिका को व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है कि हाँ, इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। अगर हम ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा वहां पर नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ब्रिटेन के अंदर नागरिकों की ये स्वतंत्रताएं जुडिशियल जजमेंट के माध्यम से प्रदान की गई हैं। अधिकांश स्वतंत्रताएं जो हैं वो न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक निर्णयों के द्वारा प्रदान की गई हैं, और इसी न्यायाधीशों के द्वारा जब इन इन स्वतंत्रताओं को रेखांकित किया गया, इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया, तो उन्हीं स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए नागरिक जो है वो अपना एक व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। तो हम कह सकते हैं संविधान की व्याख्या में या संविधान के अंदर कुछ नए जजमेंट्स ऐड करने में जजेस का प्रमुख योगदान रहा है। और इसीलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम कहते हैं कि कुछ पार्ट रिटर्न है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें जुडिशियल जजमेंट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी उस रिटर्न पार्ट के अंदर आता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हुए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के।